और चलिए तमाम चर्चा के साथ शरद नायक वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शरद जी, क्या कहेंगे? अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे, इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया है। जिस उड़ान में वो आज बैठे थे उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान थी। क्या कहेंगे? एक्चुअली राजनीतिक विश्लेषक हूँ, पत्रकार नहीं हूँ। आप करेक्ट कर दो। माफ कीजिएगा, मुझे शायद यही इंफॉर्मेशन जो है मिली थी, तो मैं आपका नाम अभी करेक्ट करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। महाराष्ट्र और पूरी देश ने एक बड़े नेता को खोया है। इस दुखद घटना को और ये हादसे को सहने की शक्ति उनकी फैमिली को दे, भगवान प्राप्त करे। और मेरी तरफ से भी पूरी तरह से तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, अजित पवार जी का जो पॉलिटिकल करियर है, उनके चाचा का हाथ पकड़ के उन्होंने पॉलिटिकल करियर चालू किया और 10 बार का विधायक आए रहे महाराष्ट्र के, 6 बार का डेप्यूटी सीएम बने। ऐसा तो रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने। बहुत ही कर्मठ नेता थे, बेबाक नेता थे। लोगों से भाषण से बात नहीं करते थे, संवाद करते थे पर्सनली। और जो भी है भाषा वो देते थे, शब्द देते थे, लोगों का काम पूरा करके देते थे। अभी फिलहाल चाचा और भतीजा के साथ में प्रॉब्लम जो था, वापस अभी मिल गए। पुणे में नगर पालिका का जो चुनाव था, स्थानीय चुनाव, उसके अंदर भी चाचा भतीजा दोनों मिलके लड़ाई की। ठीक है। अब उसके बाद काफी उनके हाथ से डेवलपमेंट भी हुआ बारामती में। जैसा कि एआई का इंस्टीट्यूट जो नया अभी जो निकला तकनीकी कंप्यूटर में, उसका उन लोगों ने गठन किया। मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो काफी सारे इंडस्ट्री भी उन्होंने डेवलप किया है चाचा के अलावा, उनके काल कर दी। और उनका पिताजी का कोई मतलब पॉलिटिकल इससे ये नहीं था, देना देना नहीं था। उनका पिताजी आनंदराव पवार राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। ठीक है। तो वो हिसाब से इन्होंने काफी अच्छा काम किया। लोगों के साथ जो भी मतलब भाषा का मतलब करते थे, एज ए पॉलिटिशियन नहीं करते थे। एक घर का मेंबर का तरीका वो बात करते थे लोगों से। और जो भी विधानसभा में भी हो, बेबाक तरीके से अपना ये रखते थे, विषय को रखते थे, अपना पक्ष मानते थे। यही बोल सकता हूँ। ठीक। शरद जी, देखिए, अब वीएसआर कंपनी की तरफ से दावा किया गया है, वो कह रहे हैं कि जो पायलट इस प्लेन को चला रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे इस पूरे प्लेन को, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि काफी एक्सपीरियंस्ड थे, मतलब बहुत अनुभवी वो लोग थे, और प्लेन में भी ऐसी कोई तकनीकी खराबी वो नहीं बता रहे कि प्लेन पूरी तरीके से सुरक्षित था, ये कहा जा रहा है। देखिए, ये तो अभी कहने की बात है। अगर पायलट दोनों मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस थे, उनका कहना था स्मोक बहुत था, उनके धुंध के कारण शायद विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो। अगर विजिबिलिटी था तो आप लोगों ने उसको उठने क्यों दिया गया? बिल्कुल। एक्सपीरियंस का कहने का मतलब क्या होता है? इसलिए इसका बोलेगी कि हम चेकअप करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, लेकिन डीजीसीए का जवाबदारी क्या है? एटलीस्ट अहमदाबाद का एयर क्रैश होने के बाद तो कम से कम डीजीसीए के सोचना था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सोचना था तो कैसा हादसे को कंट्रोल किया जाए। अभी जो भी मतलब प्लेन आज समझो 5 आदमी गिरा है, अगर हाँ। 50 आदमी होते, 100 आदमी होते, तो वापस वही घटना होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? लोग फिर एविएशन पे भरोसा कैसा रखेंगे? वीएसआर जो एविएशन कह रही है पूरी तरीके से बराबर है, सुरक्षित है, तो सुरक्षित विमान कैसा सुरक्षित लैंडिंग नहीं हुआ? बिल्कुल। और अनुभवी पायलट लोग बोलता है, अनुभव पायलट है तो जब तक ये होने का तो वापस ये करने का था, वापस चले जाने का था, वापस जहां से उड़ा तो वहां पर लैंडिंग को प्रॉब्लम होता है तो ऐसा बहुत बार होता है। वो लोग डिसीजन ले लेते हैं कि इधर लैंडिंग कर नहीं सकता, स्मोक है या धुंध है, तो वापस चले जाते हैं जहां पर सही है, या नियर बाय एयरपोर्ट को लैंडिंग करते हैं। हर एक चीज है ना। एटीसी क्या कर रही थी? ये प्रश्न चिन्ह है और यक्ष प्रश्न है ये तो। बिल्कुल।
कंपनी बोलेगी कि पायलट ठीक था और बहुत ही एक्सपीरियंस था, इसका कहने से काम नहीं होगा। जो खोया वो कौन ला के देगा? बिल्कुल। इनका तो खाली प्लेन गया, हम्म। उनका इंश्योरेंस होगा। हम्म। इधर नेता को या करोड़ों का जो ये है फॉलोअर्स का, उसका क्या होगा? बिल्कुल। काफी सारी इंडस्ट्रीज है उनका, शुगर फैक्ट्री है, कॉलेजेस है, क्या नहीं उनका? और देश का कितना नुकसान हो गया इसकी वजह से, ये भरपाई कौन करके देगा? बिल्कुल। चलिए, जीपी वाजपेयी जी, पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी और एविएशन एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वाजपेयी जी, देखिए, जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ है, क्या मुख्य कारण आप मानते हैं, क्या तकनीकी कारण आप मानते हैं कि किन कारणों की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ होगा, जो आपका अनुभव कहता है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मिल रही है आपकी आवाज जी। जब तक बाकी सब डिटेल्स नहीं मिलते हैं, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि इस क्रैश का मेन कारण क्या था। जैसे कि एयरक्राफ्ट की एयरवर्दीनेस कंडीशन क्या थी, जैसे कि एयरक्राफ्ट में कोई ऐसी गंभीर तकनीकी कमी हवा में जाने के बाद डेवलप हुई, जैसे कि पायलट ने अपने से कोई गलती करी, जैसे कि विजिबिलिटी वेरी लो सडनली डेवलप हो गई। जैसे मैं प्रीवियस हमारे से पहले जो वक्ता बोल रहे थे, उनकी दो बातों से पूरी तरह सहमत हूं, जो मैं बाद में कवर करूंगा। हाँ। और लैंड करते वक्त क्या कोई सडन ऐसा डेवलपमेंट हुआ? मीडिया सूत्रों से ही पता लग रहा है कि ये पहले से डिक्लेयर्ड एक इमरजेंसी लैंडिंग थी। तो कुछ या तो एयरक्राफ्ट में तकनीकी प्रॉब्लम डेवलप हुई, या फिर एयरक्राफ्ट ऐसी कुछ चीज डेवलप हुई जो पायलट के कंट्रोल से बाहर थी। ये मैं निश्चित हूं कि कोई भी पायलट अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी कौशल और उसकी पूरी जो भी उसकी ट्रेनिंग है, वो झोंक देगा एक सफल लैंडिंग करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी ये विफल हुआ और एयरक्राफ्ट क्रैश लैंड हुआ। इसके इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी चीजें कवर में आएंगी, जैसे कि हर साल पे ये वीएसआर कंपनी ने जो अभी दावा किया है कि पूरी तरह सुरक्षित था और पायलट पूरी तरीके से परिपूर्ण थे, अनुभवी थे। वीएसआर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। ये वीएसआर कंपनी का सेकंड एयर क्रैश है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, एज पर द पीपल अराउंड इन्फो, दे एंजॉय एक्सेलेंट रेपुटेशन विद द डीजीसीए। मैडम, मैं अपने देश में बहुत से विमान हादसे हुए हैं, बिल्कुल, और इस देश में विमान संचालन का भगवान जिसको कहा जाए वो डीजीसीए है। क्या आज तक आपने कभी भी किसी भी डीजीसीए अधिकारी की जवाबदेही किसी भी विमान हादसे में सुनी, पढ़ी, देखी? नहीं। क्यों? जबकि वो हर चीज के कर्ता धर्ता है। उन्होंने ही इस विमान का एनुअल एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट इशू किया होगा। उस वक्त विमान में क्या कमियां थी, वो इसका स्पॉट चेक करते हैं, वो इन पे ऑडिट करते हैं। तो डीजीसीए इज, अब तो मैं ये चाहूंगा जो भी फैटल क्रैश हो, ये मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि वो एक ऐसी इंडिपेंडेंट कंपनी बताए जिसमें डीजीसीए की भी जवाबदेही तय हो कि क्या उनकी तरफ से तो कोई भूल या चूक या लापरवाही जानकर या अनजान के नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात, कभी कभी क्योंकि जो विमान कंपनी वीआरएस ने स्टेटमेंट दिया है पूरी तरह सुरक्षित था, वो इट्स इमेच्योर दिस थिंग। एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, आप केवल एक रीजन की तरफ इंडिकेट, ये मतलब बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, वो दो चीजें रूल आउट कर दिए। एयरक्राफ्ट बिल्कुल ठीक था, पायलट पूरे अनुभवी थे। अब
भगवान ने क्रैश करा दिया, तुरंत वेदर खराब हो गया। मतलब ऐसा नहीं होता है मैडम, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी इसका इन्वेस्टिगेशन करे वो पूरी 360 डिग्री कवर करते हुए, नहीं तो अपने देश में ऐसे विमान हादसे यदा कदा इधर उधर होते रहेंगे, और वो नहीं हो रहे, इस पे भगवान ईश्वर का हाथ है। ठीक। शरद नायक जी, देखिए ये सिर्फ एक तकनीकी कारण इससे माने कि ये जो पूरी घटना थी एक तकनीकी घटना होने की वजह से, मतलब तकनीकी फॉल्ट आने की वजह से, या फिर आप इसे सिस्टम की एक बड़ी चूक मानते हैं? नहीं, मैं तो बोलूंगा सिस्टम की बड़ी चूक है, डीजीसीए का भी बड़ी चूक है। जैसा कि कैप्टन साहब ने बोला कि एयर वर्दीनेस का जो सर्टिफिकेट वो देता है, वो एक ही अथॉरिटी के पास क्यों दिया गया? बिल्कुल, मैं इनसे सहमत हूँ। कोई और एक अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए, ताकि दोनों का, ऐसा लोगों का जान है इसके अंदर। आज ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी का मालिक लोग का, उनका भी खुद का विमान है, कल उठ के वो लोग भी ऐसा ट्रेवल करेंगे, कुछ घटना होएगा तो कितनी बड़ी, मतलब ये देश को नुकसान होगा, वो भी सोचना चाहिए ना। और हम लोग हर घटना में सीखते ही रहते, मतलब सीखने का कभी बंद नहीं होगा क्या? आपको अगर समझो 243 या 250 पैसेंजर्स अहमदाबाद में मरे थे, एयर क्रैश हुआ तभी, उसके बाद नहीं सीखे। और उसके बाद ये घटना इंडिगो एयरलाइंस का आपको मालूम है बिल्कुल क्या हो गया था? 3 दिन 4 दिन हफ्ते से, और आज भी वो चालू है क्राइसिस। आज भी 3 घंटा 4 घंटा दिल्ली से वगैरह जाने का या दिल्ली जाने का फ्लाइट आज भी, मतलब ये है। यानी कि पूरी तरह से डीजीसी ने उनको ये नहीं किया, चेकअप नहीं किया उनको। जबकि पता है डीजीसी को इंडिगो का पास 2700 उड़ाने पड़ते, प्लेन उड़ान पड़ती है, और उसको कम से कम 230 पायलट से शॉर्टेज है उनका। या अगर शॉर्टेज है तो उनको पूरी तरह से 50% में लाओ ना। हाँ। एक ही कंपनी को क्यों लोड दे रहे हो? और वो पहले 36 आवर्स का उनको ब्रेक था, पायलट को वापस 48 आवर्स को ब्रेक लगा दिया। बिल्कुल। अगर पायलट को अगर नींद आ गया फ्लाइट चलाते तो फिर क्या होगा? उनके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। नींद नहीं आने का करके कोई दवा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो कहीं ना कहीं बोलता हूँ, ये डीजीसीए के अंदर है, एटीसी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये सब लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए। सबसे पहले जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एयर मिनिस्ट्री है, उड्डयन मंत्री, उसका जवाबदारी तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। वो ये नहीं कि प्राइवेट प्लेन था इसके लिए सेंट्रल मिनिस्टर का कोई ये नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये पूरी एविएशन डिपार्टमेंट सेंट्रल मिनिस्ट्री का अंडर में आता है, नागरिक उड्डयन का, तो उनको जवाबदारी लेना ही पड़ेगा। और वापस सीखने के से अच्छा कुछ अच्छा काम करेगा, लोगों का जान माल का ये रखे, काळजी रखे। बिल्कुल। वाजपेयी जी, देखिए पायलट जब लैंडिंग करता है उस समय उसे किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? कौन सा टचडाउन पॉइंट होता है? क्या क्या चीज़ें उस समय उसके ध्यान में होनी चाहिए जिस समय कोई प्लेन हो या प्लेन हो या कोई भी चीज़ें हैं, जब वो लैंडिंग करे उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो दिमाग में ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं? सबसे पहले तो लैंडिंग, वेदर, व्हाट इज हेड विंड, क्रॉस विंड, सेकंड रनवे की लेंथ कितनी है, तीसरा किस एंगल पे वो फ्लेयर कर रहा है, किस पॉइंट पे टच डाउन कर रहा है। ये मैं मानता हूं कि कोई भी दुनिया का पायलट ये मान के चलिएगा इस बात को, हाँ। कभी भी अगली 2 लैंडिंग एक स्पॉट पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेरिएशन हो जाता है। बेस्ट पायलट भी नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। तो कैसे फ्लेयर किया, क्या रनवे कंडीशन है, क्या वेदर कंडीशन है एयरपोर्ट पे, क्या एयरक्राफ्ट की स्पीड है, किस एंगल पे टच डाउन हो रहा है, उसके बाद कितनी जल्दी उसने एयर ब्रेक या थ्रस्ट रिवर्सल डिप्लॉय करे। तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में होती हैं। हाँ। उसका मेन कंसिडरेशन यही होता है कि एयरक्राफ्ट को एज कंफर्टेबली, एज सेफली एयरक्राफ्ट कैन बी लैंड, मतलब एयरक्राफ्ट को लैंड जितनी सेफेस्ट पॉसिबल मीन से कराया जाए। उसने अपनी पूरी कोशिश की होगी। और ये बात भी मैं सहमत हूं कि अगर वेदर सडन पैकअप हो गया
मेरे को उसके चांसेस कम होंगे। हाँ। अगर वेदर की जो बात उठा रही है कंपनी या कुछ लोग, मुझे नहीं मालूम कि वहां का वेदर वो मिल जाएगा मेटार से कि हाँ। व्हाट वाज द वेदर एट बारामती एयरपोर्ट एट 8:40 अराउंड। सो क्या वो विजिबिलिटी वाज बियॉन्ड द कैपेसिटी or capability of aircraft and capacity of the pilot। अगर पायलट अनुभवी है तो पायलट मस्ट बी क्लियर टू लैंड द एयरक्राफ्ट उस विजिबिलिटी के लिए, और एयरक्राफ्ट कैपेबल है उस विजिबिलिटी में लैंड करने के, तो अभी उसको परमिशन दी गई होगी लैंड करने के लिए। तो मुझे यही बताना था इस विषय। ठीक ठीक। शरद जी, मैं आपके पास आऊंगी और इसी बीच एनसीपी प्रवक्ता मनीष दुबे जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं वो आपको सुनवा देते हैं। बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेस से जी। बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेस से जी। बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक में पास आऊंगी, लेकिन एनसीपी प्रवक्ता मनीष दुबे जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सर, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप लोगों में क्या बीत रही होगी, उस दुख को हम समझ सकते हैं सर, लेकिन मैं जानना चाहूंगी अगर आपके पास कोई जानकारी हो या आपका पार्टी के अंदर किसी से कोई बात हुई हो, कोई जानकारी अगर निकल पाई हो, अगर जो आप हम तक पहुंचा सकें। इतनी दुखद घटना, जनता का नेता आज हमारे बीच में नहीं है। अजीत पवार जनता के नेता के रूप में पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में फेमस थे। ये हमारी पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान है, इस महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नुकसान है, इस देश का सबसे बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। और ये जो विमान कंपनी ने जिस तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया है कि उनका विमान सुरक्षित था, मुझे कहीं ना कहीं कोई साजिश की बू आ रही है और इसके खिलाफ में हम लोग पूरा इंक्वायरी करने की हम मांग करते उड़ान मंत्रालय से। पिछले 4-6 महीने से आप देखेंगे ये दूसरी बड़ी घटना हुई। एक अहमदाबाद का घटना हुआ जिसमें वहां के चीफ मिनिस्टर एक्सपायर हो गए। हाँ। और आज ये प्राइवेट जेट में जिस तरह से इम्पॉसिबल चीजों को हुआ है इस कंपनी के माध्यम से, और ये वाइसर कंपनी का ये सेकंड दुर्घटना विमान हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे इसमें साजिश लग रही है और इस साजिश तक पहुंचना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि अचानक इस तरह से इंसिडेंट, बारामती में इतना ज्यादा क्लाउड नहीं रहता, इतना ज्यादा कोई मौसम खराब होता नहीं है। अगर मौसम खराब था तो पायलट ने डिसीजन लेके वापस रिटर्न मुंबई आना चाहिए था फ्लाइट लेके, क्यों वहां पे रुके रहे? तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है, साजिश है, और इसके पीछे कौन है इसकी पूरी जानकारी हमें चाहिए, हमारी पार्टी को चाहिए। देश के नेता हमारे अजीत दादा पवार हमारे बीच में नहीं रही, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का ये बहुत बड़ा नुकसान है, उनके करोड़ों जो समर्थक हैं उनका ये बहुत बड़ा नुकसान है और इस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता। और खासकर डीजीसीए को भी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी कि ये प्राइवेट कंपनी जिस तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिस तरह से पल्ला, उनको कौन पूछा? कोई पूछा उनको मीडिया वाले ने कि आपका फ्लाइट अच्छा था कि नहीं, आपके फ्लाइट एक्सपीरियंस है, किसी ने पूछा क्या? बिल्कुल। तो आप क्यों आके यहाँ पे अपने जवाबदारी आप खींचने काम कर रहे हो? ये चोर की दाढ़ी में चिमटा है, 100% बात है। ये अपनी बातों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये पल्ला झाड़ नहीं पाएंगे। और उनको हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा कि फ्लाइट सही था, किससे बात हुआ, फ्लाइट उड़ने के बाद समय उनको किसका इंस्ट्रक्शन आया, किस तरह से बातें हुई है, वो जानकारी चाहिए। वो पूरा इंक्वायरी का विषय है और उस पर इंक्वायरी किया जाना चाहिए। ठीक। शरद जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज सर, समय का अभाव है मेरे पास। मेरा कहना यही था, अगर समझो मुंबई से एयरपोर्ट पुणे का जो भी मतलब बारामती का एयरपोर्ट कोई बहुत लंबा नहीं है, लेकिन पहले उठने से पहले यानी टेक ऑफ होने से पहले वो लोग मोबाइल से या किसी से वो लोग यंत्रणा से बात कर सकते थे, वहां का वेदर कैसा है, बिल्कुल क्या अच्छा है, लैंड कर सकता है। बिल्कुल, समय रहते गो राउंड किया जा सकता था। वाजपेयी जी, अगर मैं ये टर्म सही बोल रही हूँ तो गो राउंड किया जा सकता था समय रहते। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का। माफी के साथ सर आपको मैं रोकना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।